चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका पातालकोट। अब पातालकोट के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन करने का मतलब ये है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि पातालकोट आखिरकार क्या है, व्हाट इट इज। सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर दूसरी इसकी इन्फॉर्मेशन आपके इसकी कैरेक्टरिस्टिक को या फिर इसकी विशेषता को बतानी पड़ेगी। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि तीसरी लाइन का यूज अगर आप ना करें तो ज्यादा बेटर है। आपको प्रैक्टिस इसी रेफरेंस में करनी है कि आप ऊपर की दो लाइनों का ही यूज करें। तीसरी लाइन यूज करने लायक आपकी वहां पर स्पेस मिलता नहीं है। दो लाइनों में अगर आप इस चीज को लिख रहे हो तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं फिर मैं इंग्लिश में बता दूंगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित घोड़े के नाल के आकार वाली घाटी। पहली लाइन में बेसिकली आपने ये बताया है कि आखिरकार पातालकोट है क्या। तो आपने एक बताया है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक घाटी है और उस घाटी की जो आकृति है वो घोड़े के नाल की जैसी है, जो कि उसकी एक विशेषता को दर्शाता है। तो इस तरीके से उसकी एक आकृति बताई गई है। लगभग 2500 फीट की गहराई है इसकी और यही उसकी एक खास बात मानी भी जाती है। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन आप इसमें देखेंगे, भारिया जनजाति का यह मूल निवास स्थान। बस खत्म हो गया। हाँ मैं बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम वालों को इतनी सी ही जानकारी लिखनी है और इतनी सी जानकारी लिखकर आप अपना समय भी बचा रहे हैं, जगह भी बता रहे हैं और तीसरी लाइन आप यूज भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरी लाइन यूज ना करना ही आपकी परीक्षा में सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, अगर इसी को 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। इसकी वनस्पति के बारे में, इसकी आकृति के बारे में, इसकी गहराई के बारे में बहुत सारी चीजें लिखने की है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना लिखना ही तो आपको सीखना है। जब जहां और जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखना सीखिए। इतने में एग्जामिनर का काम नहीं चलेगा। क्या एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा? अगर कोई पहली बार पढ़ेगा तो क्या वो समझ नहीं आएगा कि पातालकोट क्या है? अगर केवल इतना ही लिखा है कि 10 शब्दों में बता दीजिए कि पातालकोट क्या है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा 15 शब्द ले लिए, आपने बता दिया कि पातालकोट एक घाटी है। इसका मतलब है एक जगह है जो कहाँ है, छिंदवाड़ा में। अब एग्जामिनर उत्तर प्रदेश का अगर चेक करने वाला हुआ तो उसको नहीं पता कि छिंदवाड़ा कहाँ है। तो आपने ये क्लियर किया है कि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में। और फिर आपने बताया कि उसकी एक विशेषता है कि वो घोड़े के नाल की जैसी है। और तीसरी बात इसमें आप बताई है कि इस घाटी में भारी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है। अब इस चीज को अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे
सीधी सिंपल सी बात है। A valley situated in Chindwara district of Madhya Pradesh with the shape of horseshoe. Originally residence of Bhaj-। तीन इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दी है तो सफिशिएंट है, और वो आप शब्द सीमा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आपका डिसिप्लिन बताता है एक स्टूडेंट होने, क्योंकि एक स्टूडेंट के जीवन में सबसे जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन। अगर कोई भी काम आप व्यवस्थित तरीके से कर रहे हो तो वो एक विद्यार्थी जीवन बताता है। वर्ड लिमिट बताती है कि आप कितने डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट हो, और अगर आप चीजों को बहुत कम लिख रहे हो, चीजों को बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो वो दिखाता है कि आप कितने अस्त व्यस्त टाइप के स्टूडेंट हो। जिसको आता तो बहुत है, उसने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है कि उन चीजों का हमें मैनेज कैसे करना है। ठीक उसी तरीके से जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं होती है कि उस बहुत सारे पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो आने वाले समय में जो आपका बहुत सारा पैसा है, अगर आपने सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा। वो दिखाता है आपकी लापरवाही को, वो दिखाता है आपकी नासमझी को, वो दिखाता है कि समय के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कितना भी पैसा आपके पास हो वो खत्म ही हो जाएगा समय के बाद। और अगर उसी चीज को आप अनुशासन में हैं, तो उसी बहुत सारे पैसे को आपने इस तरीके से इन्वेस्ट किया है जिसके कारण से पैसों से पैसा बनता चला गया। समय कैसा भी रहा, लेकिन आपके पास पैसा हमेशा रहा। यही चीज एग्जैक्टली आपको एग्जामिनर को ये यकीन दिलाना होगा कि मैं जो हूं वो एक बहुत व्यवस्थित स्टूडेंट हूं, जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का मैं पालन करता हूं। ये आपके लिए रूल है, एक वर्ड लिमिट, इसलिए उस रूल को आपको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आपने इस तरीके से लिखा है सीधे सिंपल तरीके से, तो फिर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव टेम्पल। अब मंदिर लिखा हुआ है इसलिए आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस धर्म से ये संबंधित है, तो आप जबरदस्ती की फालतू बात लिखोगे अगर आप ये लिख रहे हो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। मंदिर कहने का मतलब है, ये अंडरस्टूड सी बात है ना कि किस धर्म को दिखा रहा है। मस्जिद थोड़ी लिखा वहां पर, या फिर गुरुद्वारा थोड़ी लिखा है। तो जबरदस्ती में शब्द क्यों खर्च करना, उससे अच्छा आप उस देवता को बता दीजिए जिस देवता के नाम पर है। अगर मैं इसको लिखता तो ऐसे लिखता, मध्य प्रदेश के खजुराहो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि छतरपुर जिला लिखने से बहुत सारी चीजें खर्च हो सकती हैं, तो मैं ऐसा लिखूंगा मध्य प्रदेश के खजुराहो छतरपुर में भगवान शिव को समर्पित मंदिर। पहली बात। अब मैंने इसमें धर्म का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है। अब जब मैं दूसरी बात लिखूंगा ना, तो दूसरी बात में मैं बता दूंगा कि इस मंदिर का निर्माण कब करवाया है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 10वीं सदी में। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है, आपको याद है 999, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें। और अगर ये याद नहीं है तो केवल आप वो सेंचुरी का मेंशन कर दीजिए जिस सेंचुरी में इसको बिल्ट किया गया है। 10वीं सदी में चंदेल शासक, एक और इंफॉर्मेशन, धंगदेव। अगर आपको ये नाम याद नहीं है ना,
तो मत लिखिए, केवल इतना ही लिख दीजिए, चंदेल शासक द्वारा निर्मित। मैं इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि उसको तीसरी लाइन यूज करने की नौबत ही नहीं आ रही है। और वो जो वर्ड लिमिट है, ना तो मैं बहुत कम शब्द लिख रहा हूं, ना ही मैं बहुत ज्यादा शब्द लिख रहा हूं। तो एग्जामिनर को पढ़ने से ऐसा भी लगेगा कि इसने बहुत कम शब्द लिखे हैं, ये भी नहीं लगेगा कि इसने बहुत ज्यादा शब्द लिखे हैं। तो मैं दोनों चीजों को ही फॉलो कर रहा हूं, और तीसरी लाइन यूज करने की नौबत नहीं आएगी जिससे मेरी कॉपी देखने में बहुत अच्छी लगेगी। अब आप लोगों की कॉपी के डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि वो बहुत ज्यादा गैप दे दिया है, लेकिन एक्चुअली उतना गैप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इतना गैप रहता है कि आप लिख ही नहीं पाओगे उसमें तीसरी लाइन में, और अगर लिखोगे ना तो आपको चींटी जैसे शब्द लिखने पड़ेंगे, और वो आपकी कॉपी की जो खूबसूरती है ना वो बिगाड़ देगी। खूबसूरती किसी भी चीज की हो, वो इंसानों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र होती है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसलिए आप जब भी अपना काम करो तो उस खूबसूरती के साथ करिए ताकि उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है? तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है कि तीसरी लाइन तो आप छोड़ के ही मानिए, आप ये मान के चलिए कि तीसरी लाइन आपके लिए है नहीं। वो कभी कभी इमरजेंसी में होती है। वो इमरजेंसी की लाइन तब दी गई है जैसे कि उन्होंने डेफिनेशन वगैरह पूछी किसी के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने कहा है कि इसके अनुसार इसकी परिभाषा बताइए। अब वो परिभाषा इतनी बड़ी है कि आपको तीसरी लाइन यूज करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप एक आध क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर समझ में आता है, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता। वो फिर दिखाता है कि आप मेहनत करके नहीं आए हैं, बस आपको पास जितना है वो आप लिखते चले जा रहे हो, और आपने ठीक तरीके से उस चीज की तैयारी की नहीं है। ठीक है? अब इसी चीज को अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इसमें इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब इसको इंग्लिश में मैं कैसे लिखूंगा? बिल्ट बाय चंदेल रूलर। अब ढंगदेव हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में जब उसको लिखा जाता है तो DHAND ऐसा लिखा जाता है, तो वो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। आप चाहो तो AD भी लिख सकते हैं, और चाहो तो आप सेंचुरी भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो सेंचुरी की जगह AD भी लिख सकते हैं। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ना मेरे हिसाब से। अगर मैं और ज्यादा पूछूंगा तो मैं फिर इसकी और विशेषताएं बताऊंगा कि इसमें पत्थर वगैरह कौन से लगे हुए हैं, और इसकी जो विशेषताएं वगैरह हैं, गोपुरम वगैरह है, जो मंडपम वगैरह है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। अगर 50 शब्द दो मुझे बताने के लिए तो मैं और बताऊंगा। अब आपने बेसिक सी चीजें पूछी है कि बस क्या है, तो मैंने बता दिया कि बस क्या है। तो लॉर्ड शिवा टेम्पल कहाँ पर है? खजुराहो में, और खजुराहो भी एक्चुअल अगर लोकेशन में बताऊंगा तो छतरपुर मध्य प्रदेश। फिर मैंने बता दिया कि किसने बताया है, तो चंदेल रूलर है, ढंगदेव, इन्होंने बताया था। और कब बनाया था, तो मैंने बता दिया कि 10वीं सदी में बनाया था। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत ही नहीं। ना पढ़ने वाले को दिक्कत, ना लिखने वाले को दिक्कत, ना उसका दिमाग खराब होगा, ना आपका दिमाग खराब होगा। आपका दिमाग खराब तब होता है जब नंबर नहीं मिलते, और उसका दिमाग खराब तब होता है जब वो पढ़ता है। तो वो पढ़े
तो उसका दिमाग खराब ना हो, जब आप अपनी कॉपी देखें तो आपका दिमाग खराब ना हो। मृगेंद्र नाथ की गुफा, इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपने लिखा है वही है। मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है? अब गुफा है तो बताने की जरूरत नहीं है, बस आप टाइम बता दीजिए। पैलियोलिथिक एज की ये गुफा है, किस धर्म से संबंधित है ये भी आप बता दीजिए, और इसकी विशेषता क्या है। रेयर रॉक पेंटिंग के लिए फेमस मानी जाती है। तो दो तीन इंफॉर्मेशन को आपको समेटना है। तो जिस तरीके के ऊपर के शुरू के दो क्वेश्चन आपने किए हैं उसी तरीके से इसको अरेंज कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। पहली आपको बात बतानी है कि ये कहां पर है, तो ये बताना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज आपको ये बतानी पड़ेगी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पैलियोलिथिक एज की मानी जाती है, पाषाण कालीन। तीसरी चीज आपको ये बतानी पड़ेगी कि इसकी खोज कब हुई थी, और चौथी आपको बतानी पड़ेगी, खोज के साथ साथ आप चाहो तो इसमें ये बता सकते हो कि जब खोज हुई तो हमें पता चला कि ये जैन धर्म से संबंधित है, रिलेटेड टू जैनिज्म। अब जैनिज्म शुरू में अगर आप बता दोगे तो उतना रेलेवेंस नहीं रहेगा उस इंफॉर्मेशन का, क्योंकि पाषाण कालीन है ये तो ठीक बात है, लेकिन जब खोज हुई ना उस समय हमें पता चला कि ये किस धर्म से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, फिर आप ये बता सकते हैं कि रेयर रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, मतलब कि दुर्लभ रॉक चित्रकला। बस तीन चार इंफॉर्मेशन सजानी है, सजा दीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके की दो क्वेश्चन आपने किए हैं ना उसी तरीके से इसको आप होमवर्क के तौर पर ले सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। बहुत ज्यादा लोड लेना ही नहीं है आंसर राइटिंग का। जितने सिंपल तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना उतने ही सिंपल तरीके से अपनी कॉपी को रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपके लिए पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अवस्थित प्रमुख जैन तीर्थ स्थल बताइए। इन चीजों में समस्या यही रहती है कि क्या हम नाम लिखकर छोड़ दें तो हमारा काम चल जाएगा, और फिर हमें दिमाग में ये भी आता है क्या इनका हमें शुरू शुरू में इंट्रो देना चाहिए, 50 शब्द में इंट्रो, या फिर नहीं देना चाहिए। तो अधिकांश में ये कहा जाता है कि जो पूछा गया है 50 शब्द में आप सीधे सीधे बता सकते हैं, लेकिन उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जिस तरीके से डिमांड करता है हमें आंसर उस तरीके से देने चाहिए। अब अगर जैन तीर्थ स्थलों के बारे में वो पूछ रहा है तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में एक लाइन में बताना पड़ेगा कि एक्चुअली मध्य प्रदेश क्या है। मैं अगर होता तो इस प्रश्न की शुरुआत में इस तरीके से करता। मैंने एक हेडिंग बनाकर इसकी स्टार्टिंग की है, मुझे कोई समस्या भी नहीं उसकी, ना ही मैंने कोई फालतू के शब्द लिखे हैं, ना ही मैंने फालतू की बात लिखी है। इसमें मैंने उस धार्मिक विविधता को या फिर जैन तीर्थ स्थलों को मध्य प्रदेश की धार्मिक विविधता के साथ जोड़ के बताया है। और धार्मिक विविधता कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर जब ये पढ़ेगा तो उसका सेंस केवल इतना निकलेगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग धर्मों की चीजें हैं, और उन्हीं अलग अलग धर्मों की चीजों के कारण से या उसी
विविधता के कारण से मध्य प्रदेश को नाम दिया गया है लघु भारत, मिनी इंडिया कहा जाता है इसको। और मिनी इंडिया कहने का मतलब ये होता है कि जो डाइवर्सिटी आपको इंडिया के लेवल पर दिखती है वही डाइवर्सिटी आपको एमपी में भी मिलेगी, और उसी डाइवर्सिटी के लिए तो एमपी जाना जा रहा है। अब इतना देने के बाद मैंने कह दिया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल निम्न हैं। अब इसको आप दो तीन तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि सीधे सीधे आप नाम लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आप लिख पा रहे हो। यहां पर आप लिख दीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं 52 गजा, डैश करके आप लिख सकते हैं कि 52 गजा कहां पर है, और डैश करके आप ये भी लिख सकते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, एक लिखने का तरीका यह है सीधा। दूसरा, आप चीजों को जब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी चीजें डिफरेंट करनी पड़ती हैं ताकि अलग से वो चीजें चमकें, फोकस हो। और अगर आपको अलग से चीजों को एक्सप्लेन करना है तो यही चीज आप एक टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। यहां पर आप बना लीजिए एक टेबल। यहां पर सब जैन तीर्थ स्थल, यहां पर आप नाम लिख लीजिए बड़वानी, तो चीजें आपकी और ज्यादा व्यवस्थित दिखाई देने लगेंगी और अलग से वो हाईलाइटेड भी होगा। कॉलम देख के वो एग्जामिनर ये भी पहचान चलेगा, चलो ठीक है, एक जगह आपने स्थानों का विवरण दे दिया किस स्थान पर है, दूसरी जगह आपने नाम दे दिया, और तीसरी जगह आपने लिख दी इनकी विशेषताएं। तो जो भी जैन तीर्थ स्थल है उन जैन तीर्थ स्थलों के आप नाम लीजिए, जगह लिखिए और उनकी विशेषताओं का विवरण लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं लिख सकता हूं 72 फीट ऊंची ऋषभ देव की मूर्ति। अब इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में क्या दिक्कत जा रही है? द मेन जैन टूरिस्ट प्लेस इन मिनी इंडिया फेमस फॉर इट्स रिलीजियस डाइवर्सिटीज आर, डैश लगाया, टेबल बनाई, एक तरफ लिखा आपने 52 गजा, दूसरी तरफ आपने लिखा बड़वानी, और तीसरी बार आपने लिखा उसकी विशेषता क्या है। अब लिख दीजिए आप। दूसरी जगह आपने लिख दिया मुक्तागिरी, पावागिरी, खजुराहो, ठीक है, गोमटगिरी, सोनागिरी, एक अभी पड़ा है मृगेंद्रनाथ की गुफा, स्थान लिखिए, दूसरी बात उनकी विशेषताएं लिख दीजिए। आपका आंसर स्पेसिफिक हो गया। मैंने कहा ना, इंफॉर्मेशन सबके पास सेम है, बस अंतर इस बात का हो जाएगा कि आपने उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो प्रेजेंटेशन में दो चीजें आती हैं सबसे महत्वपूर्ण। पहली चीज प्रेजेंटेशन में ये आती है कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, और दूसरी प्रेजेंटेशन में ये आती है कि उस कंटेंट्स को लिख किस तरीके से रहे हो। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, एनरिच्ड कंटेंट है आपका, और उस कंटेंट को आपने सीक्वेंसली प्रेजेंट भी कर दिया है, तो यकीन मानिए कि 5 नंबर के प्रश्नों में आपको 3.5 या 4 नंबर देने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। इस प्रकार से अगर लिखोगे ना तो नंबर कटने की चांसेस नहीं है। किस चीज पे काटेगा वो नंबर? आपने चीजों को प्रेजेंट भी ठीक तरीके से किया है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है, वर्ड लिमिट भी आपने फॉलो की है। अगर आप गिनती करोगे ना तो एक लाइन में अगर आप 5 या 6 शब्द भी लिख रहे हैं तो आपकी जो 5-6 लाइन है तो 30 ये हो जाएंगी, 10-15 ये हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट कुल मिला के लगभग 50 शब्दों में आप अपनी वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जब आप आंसर लिखते हो ना तो 3.5 या फिर 4 नंबर आपको मिल जाते। ये उम्मीद कभी मत करना कि 5 में से 5 मिल जाएंगे।
वो तो मतलब तब मिलेंगे जब सरस्वती जी ने खुद आंसर लिखा हो, तब जाके मिलेंगे, या फिर उसका कोई सगा संबंधी हो गया हो। तो बहुत सारे इत्तेफाक एक साथ होने चाहिए ना, तब 5 में से 5 मिलेंगे। 3 में से 3 मिलना बहुत आसान है, 5 में से 5 नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर। और 11 में से 11 नहीं मिले। 11 में से आपको 8 नंबर मिल गए ना, तो आप ये समझ लेना कि भगवान के यहाँ पर 4 किलो लड्डू चढ़ा के आऊंगा, या 5 किलो। 8 नंबर कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत गजब का आंसर लिख दिया। बहुत गजब मतलब बहुत गजब। ऐसा जैसे कि सरस्वती जी या गणेश जी ऊपर से बोल रहे होंगे बेटा ये लिख, और आप ऐसा लिखते चले जा रहे हो। तो उसके पीछे मत भागिए कि मुझे पूरा ही चाहिए, नहीं तो दुख होगा। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया कि आपको मात्र 60% चाहिए। और 60% कहने में मतलब 11 का 60% होता है 6 या 7 नंबर ले आइए आप। 8 नंबर कहने का मतलब ये है कि फिर तो आप तो सफलता के झंडे गाड़ दोगे। इतना ऊंचा झंडा गाड़ोगे, कोई देखेगा तो गर्दन दुखेगी उसकी। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है। अब बात ये है ना, फिर मैं कह रहा हूं कि आपके पास कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन आप क्या लिख रहे हो और किस तरीके से लिख रहे हो, ये मैटर करेगा आपके लिए। अब जैसे कि इसमें लिखा, तो अगर आपने चीजें एक जैसी दे दी हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम पड़ेगा। अब मांडू में घूमने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, तो आपको समझना चाहिए कि मैं केवल हिस्टोरिकल चीजें ना दूं। हिस्टोरिकल चीजें ही आप केवल हिस्टोरिकल दे रहे हो तो ऐसा नहीं है नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसको चेक करते समय ऐसा पड़ गया जिसने हिस्टोरिकल के साथ साथ कुछ रिलीजियस या फिर नेचुरल टूरिस्ट प्लेस भी दे दिए हैं, तो उसके आंसर में उसको डाइवर्सिटी दिखेगी। और डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि वो समझ पाएगा कि स्टूडेंट केवल इतना नहीं है कि उसको केवल एक ही तरह की चीजें पता है, उसको बहुत सारी चीजें पता है। तो अगर आपको कुछ रिलीजियस प्लेस पता है वो बता दीजिए। इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वो पूछते हैं कि हम आपके शहर में कहाँ घूमने जाएं, ऐसा पूछते हैं। जैसे आप धार जिले से हो, तो धार जिले का कोई स्टूडेंट अगर इंटरव्यू देने के लिए गया है तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप मुझे घुमाने ले जाओगे अपने यहाँ पर तो कहाँ ले जाओगे। तो बोलेंगे सर मैं आपको किले में ले जाऊंगा, सर मैं आपको जहाज महल ले जाऊंगा, मैं आपको रानी रूपमती के महल ले जाऊंगा, बास बहादुर के महल में ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा। उसका ये सही आंसर है ही नहीं। उसका आंसर ये है कि सर आप घूमना पसंद कहाँ करोगे। अब पूछ तो लो कि सामने वाले को ऐसी जगहों पर जाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर उसको ऐसी जगहों पर घूमना अच्छा लगता ही नहीं है तो क्यों ले जा रहे हो वहां पर। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो चीज फेमस है, लेकिन अगर उसको पता है घूमना अच्छा ही नहीं लगता तो जबरदस्ती घुमाओगे। तो आंसर तो ये है ना कि एक बार उनसे पूछ लो कि सर आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। प्राकृतिक जगह जाना पसंद करेंगे, धार्मिक जगह जाना पसंद करेंगे, ऐतिहासिक जगह जाना पसंद करेंगे। वो बताएगा ऐतिहासिक ले चलो, तो फिर बता देना। वो बोलेगा प्राकृतिक बताओ, तो प्राकृतिक बता दो एक दो। अगर आप मालवा के फंस गए ना तो वो बोलेंगे मुझे क्या खिलाओगे, तो आपने कहा दाल बाटी खिलाएंगे, वो नहीं खाता दाल बाटी तो। एक बार पूछ तो लो उससे कि वो क्या खाएगा। मालवा में कितनी सारी चीजें हैं, चटोरियों का शहर है इंदौर, और मालवा में लाखों चीजें हैं खाने की। दाल बाटी चूरमा ट्रेडिशनल फूड है, लेकिन अगर किसी को खाना पसंद ही नहीं है तो अगर जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाओगे। तो एक बार उससे पूछ तो लो कि सर आप क्या खाना पसंद करते हैं, तीखा खाना पसंद करते हो, मीठा खाना पसंद करते हो, वेज खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं।
फिर वो बताएगा कि मैं ये खाऊंगा, तो आप बताओ कि मैं ये खिला दूंगा आपको। यही तो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और यही तो है आपके प्रेजेंटेशन का तरीका, चाहे इंटरव्यू में हो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ये भी वहीं पर है कि किस तरीके से आप जो जानते हो उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वही दोनों तरीके हैं। मैं जब इस प्रश्न का उत्तर लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। मध्य प्रदेश की आनंद नगरी के प्रमुख पर्यटनीय स्थलों का विवरण निम्न है। अब आपको वो तो देना नहीं है कि ये कहां पर है पर्यटनीय स्थल, सारे के सारे पर्यटनीय स्थल एक ही जगह पर है, मांडू में, तो आपको 3 कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे डैश लगा के लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 की इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूं, और अगर ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में है तो मैं 7 की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, मतलब पेज के सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है तो मैं 7 भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर पेज के सबसे शुरू में है तो केवल 6 ही लिख पाऊंगा, तो 6 तो आप मान के चलो। 50 शब्द का क्वेश्चन है, 6 इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, बहुत सफिशिएंट है। अब यहां पर देखो, अधिकांश चीजें आपकी क्या है, हिस्टोरिकल हैं, तो आप उसके बारे में लिखो। पहला आपने लिख लिया है काकरा खो, एक नेचुरल प्लेस है मांडू में। अब काकरा खो जब मैं लिख रहा हूं ना, तो इसमें मैं इनकी इंफॉर्मेशन क्या लिख रहा हूं, एक महाखड्ड है जिसमें रविदास कुंड स्थित है। गॉर्ज इन विच रविदास कुंड इज सिचुएटेड। तो एक मैंने इसमें बता दी कोई नेचुरल प्लेस। अब मेरे प्रश्नों में आप डाइवर्सिटी देखिए जरा, मैं एक ही तरह की बातें नहीं बता रहा हूं, टूरिस्ट प्लेस बहुत सारी हैं, तो उन टूरिस्ट प्लेस को इस तरीके से मैं कंपाइल कर रहा हूं, जैसे मेरे प्रश्नों के उत्तर में डाइवर्सिटी आएगी। दूसरा, मैं यहां पर किसी मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज टेम्पल। अब ये जो चतुर्भुज टेम्पल है, इस चतुर्भुज टेम्पल के बारे में मैं बता सकता हूं, भगवान विष्णु को समर्पित और चतुर्भुज की मुद्रा में बैठे हुए ये मंदिर है। ये मंदिर क्यों फेमस माना जाता है, उसका रीजन ये है कि अयोध्या में राम की जो पूजा होती है ना, वो उनके बाल रूप में होती है। तो आपने सुना होगा ना, अयोध्या का रामलला मंदिर, और रामलला कहने का मतलब है छोटे से, तो जब वो बच्चे थे उस रूप में उनकी पूजा की जाती है अयोध्या में। जब वो बड़े हो गए, राजा बन गए, तो राजा के रूप में उनकी पूजा होती है ओरछा में।
ओरछा का जो राम राजा टेम्पल है वहां पर राम भगवान पूजा जाता है राजा के रूप में। भगवान के रूप में तो ठीक है, सेकेंडरी तौर पर उनकी पूजा है, लेकिन राजा के तौर पर पूजा होती है वहां पर। और यहां पर जो पूजा होती है वो उनके चतुर्भुज रूप में होती है। तो यहां पर दो चीजें फेमस हैं चतुर्भुज मंदिर में। एक, वो जब वनवास में जा रहे थे उस कपड़ों में है, और दूसरा इनके चतुर्भुज रूप में है। तो राम भगवान ऐसे बहुत रेयर मिलते हैं कि वो चतुर्भुज रूप में आपकी दर्शन दें। भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन राम के चतुर्भुज रूप में देखने में ये मंदिर फेमस माना जाता है। इसलिए मैंने एक हिंदू धर्म को समर्पित एक मंदिर आपको बता दिया। तीसरा जब मैं दूंगा ना तो किसी और धर्म के मंदिर के बारे में दे सकता हूं मैं, जैसे कि मैं दिगंबर जैन मंदिर के बारे में बता सकता हूं। ठीक है, अब इसमें मैं कह सकता हूं बिल्ट इन 1961 बाय गंगवाल फैमिली, और इसमें बता सकता हूं डेडिकेटेड टू लॉर्ड चंद्र प्रभु। अब जो बची तीन चीजें, तो तीन चीजों में अब मैं कह दूंगा यहां पर, एक मैं दे दूंगा बाज बहादुर का महल, एक मैं दे दूंगा जहाज महल, और मैं एक इसमें दे सकता हूं होसंग शाह का मकबरा, होसंग शाह टॉम्ब। इनकी एक एक विशेषता बता दूंगा। अब मैं अगर थोड़ा सा स्पेशली बताना चाहता हूं तो मैं बाज बहादुर के बारे में कह सकता हूं बेयर म्यूजिक इज स्टिल इकोस, जहां आज भी संगीत गूंजता है, वो है बाज बहादुर महल। मैं बता सकता हूं कि इसका निर्माण गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। एक एक 6 या 7 शब्दों में इनकी विशेषताएं, तो हर लाइन में अगर आप देखेंगे तो 4 या 7 शब्द आ जाएंगे, 8 शब्द आ जाएंगे, और 6 लाइन हैं तो 48 शब्द। एक लाइन आपने ऊपर दी तो वो 50 वर्ड में आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो गई, और आपने प्रमुख विशेषताएं भी बता दी विथ डाइवर्सिटी। 6 के 6 एक जैसे लिखना कहने का मतलब है कि आप केवल मांडू का एक पक्ष बता रहे हो, वन साइडेड डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, और पढ़ने वाले को ऐसा लग रहा है कि मांडू में केवल एक ही तरह की जगह है घूमने लायक। लेकिन अगर आप इस तरीके से दे रहे हो तो उसके बहुत सारे डायमेंशन के बारे में आप बता रहे हो, तो आपकी आंसर में जितनी डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही फायदा करेगा। ठीक है।